बादशाह उसने पुलिस छोड़ दी थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया था। मोहल 10-15 मिनट मजीद हमारे पास बैठा। इस दौरान में उसने बस जहर ही उगला। उसके दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, खसूसन पाकिस्तानी पुलिस और कानून नाफिज करने वाली दीगर एजेंसियों से वो बहुत मुतनफिर था। अब पता नहीं इस नफरत की वजह क्या थी। मुमकिन था कि इमरान को इल्म होता, मगर वो कुछ बताता तो तब था। माहौल की बातों से साफ पता चलता था कि वो इमरान को एक मफरूर मुल्जिम की हैसियत से अपने आला अफसरों के हवाले करना चाहता है और अपनी छाती पर कामयाबी का एक यादगार तमगा सजाने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा उसे यह भी शक था कि इमरान अब फिर किसी जुर्म की नीयत से ही यहाँ आलाबाद में मौजूद है। उस नए जुर्म का खोज भी चाहता था। हम दोनों के हवाले से उसके इरादे अच्छे नहीं थे। हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान में ही उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। ये कॉल माहौल के किसी मातहत की थी। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू से हमें पता चला कि इलाहाबाद में इकबाल और मैडम समेत हमारे साथियों की तलाश जोरों शोर से जारी है और उस शख्स का भी सुराग लगाया जा रहा है जिसकी वसातत से हमारे लिए होटल में कमरे बुक हुए थे। सजाद माहौल के जाने के बाद हमारे कमरे को बाहर से फिर वजनी ताला लगा दिया गया। 2 राइफल बरदार एहलकार कमरे से बाहर चौकस हालत में मौजूद थे। इनमें एक हवालदार फयाज और दूसरा हिंदू कांस्टेबल था। हवालदार फयाज हमारी तरफ मुसलसल तमस्कुर भरी नजरों से देख रहा था। टहलते टहलते वो जालीदार खिड़की के सामने खड़ा हो जाता और मूंछों को ताव देने लगता। इमरान ने उसे कहा, मेरे ब्रादर, कहीं से सब चारा मिल जाएगा थोड़ा सा? क्या करोगे? खाएंगे यार, और क्या करेंगे? तुम्हारे डीएसपी ने हमारे हाथ तो पीछे बांध दिए हैं। अब रोटी और बर्गर वगैरह तो हम खा नहीं सकते। घुटनों के बल बैठकर चारा वगैरह ही खाना पड़ेगा। वो मूंछों को ताव देकर बोला, घबराओ मत, चारा वगैरह भी देंगे। पहले तुमसे थोड़ा सा हल तो चलवा लें। यार, हल चलवाया तो है तुम लोगों ने। देख लो, हम दोनों के थोबड़े नीलो नील हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ थोबड़े नीलो नील हुए हैं, कल शाम तक तुम्हें हर जगह नील नजर आएंगे और जो जगह तुम खुद ना देख सकोगे उन पर हाथ लगाने से पता चल जाएगा कि नील पड़े हुए हैं। तुम्हारा मतलब है हम शाम तक यहीं रहेंगे? इमरान ने हैरतनाक सूरत बनाई। कल शाम तक नहीं मेरे हीरे, अगले 5-6 शामों तक तुम यहीं रहोगे और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा शामें लग जाएं। वैसे शाम पर तुम्हारे किसी पाकिस्तानी कवि ने बड़ा अच्छा गाना बनाया है। वो क्या कहता है, मेरा कोई काम करो और शाम करो। इमरान ने फौरन तस्दीक की, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। रियाज और रहमान सागर ने लिखा है। मेरी बड़ी पक्की यारी है उनसे। लेकिन यार, तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे डीएसपी साहब हमें इस कोठी में किस तरह रख सकते हैं? ये कोई थाना तो है नहीं। घबराओ मत, यहाँ तुम दोनों को थाने से ज्यादा सहूलतें मिलेंगी। वो मूछे मरोड़ कर मानी खजलाजम बोला। बाकी रही यहाँ रखने की बात, तो मेरे हीरे, थाने तो तुम्हें तब ले जाया जाएगा जब तुम्हारी गिरफ्तारी डाली जाएगी। अभी तो तुम्हारा कोई इंदराज ही नहीं, कोई खोज खुरा, कोई माई बाप नहीं तुम्हारा। डीएसपी साहब तुम्हें यहाँ जिंदा भी गाड़ देंगे तो किसी को खबर नहीं होगी। वो देर तक हमें डराता धमकाता रहा और बताता रहा कि डीएसपी साहब इस 4 दीवारी में मुख्तार कुल हैं। हमारी बेहतरी इसी में है कि हम पूछगछ के सिलसिले में उनसे पूरा ताउन करें, वरना हमारी खैरियत जो पहले ही मशकूक है मजीद खतरों में गिर जाएगी। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। हमें बेदर्दी से मारा गया था। मेरा जिस्म फोड़ा बना हुआ था। ऐसी तकलीफें अब मुझे मजा देती थी। मैं ऐसी तकलीफों की गहराई में डूब जाता था, इनसे दोस्ती करता था। अब मुझे इनकी शिद्दत से लज्जत कशीद करना आ गई थी। बुसीदा लिहाफ सर्दी से बचाने के लिए नाकाफी थे। हाथ पूछ पर जकड़े हुए थे। जिस्मानी अजियत में भूख की बेचैनी भी शामिल हो गई थी। ताहम ये सब कुछ मुझे दुख पहुंचाने में नाकाम रही इमरान की बात तो वो भी बला का सख्त जान था। अगले रोज सुबह सवेरे डीएसपी माहौल अपनी प्राइवेट कार लेकर बड़ी तेजी से निकल गया। कुछ देर बाद एक हवालदार ने अंदर आकर मेरी हथकड़ी खोली। इमरान की हथकड़ी भी खोली गई। मेरे पांव से जंजीर भी उतार ली गई। तब तक हवालदार बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर चुका था। उसके नजदीक इमरान एक खतरनाक शख्स था, क्योंकि वो माजी करीब में मनोज नामी शख्स की टांगें तोड़ चुका था और पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका था। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये शख्स इमरान के बारे में बहुत कम जानता था। हमें अंदाजा हो रहा था कि डीएसपी माहौल कहीं क्या हुआ है। वो शाम के बाद भी रहाइशगाह पर नजर नहीं आया। उसकी कार भी दिखाई नहीं थी। 2 राइफल बरदार एहलकार मुसलसल हमारे दरवाजे के सामने पहरा दे रहे थे। सुबह में वाजबी सा नाश्ता दिया गया, मगर शाम का खाना अच्छा था। रात 9-10 बजे के करीब एक अजीब सा वाकया हुआ। वही औरत बरामदे में सीढ़ियों पर दिखाई दी जिसे हमने कल शब माहौल को पुकारते सुना था। तब वो शदीद तकलीफ महसूस कर रही थी, ताहम अब वो ठीक लग रही थी। आज उसने मुख्तलिफ रंग की साड़ी बांधी हुई थी। उसकी उम्र 28-30 साल से ज्यादा नहीं थी। वो कबूल सूरत और मुतवाजन जिस्म की मालिक थी। ऊंची एड़ी की ठक ठक पर चलती वो हमारे कमरे की तरफ आई। कांस्टेबल और हवालदार उसे अदब से सलाम करने लगे। वो खिड़की में से हमें घूरते हुए बोली, क्या किया इन दोनों ने? इसका यह सवाल हवालदार फयाज से था। फयाज ने कहा, अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं बेगम जी।
मगर कल तक सब कुछ बकतेंगे। वैसे शायद आपने गौर से देखा नहीं इन्हें, इनमें से एक को आप पहले से भी जानती होंगी। ये सर्कस का वही बाजीगर है जिसने मनोज साहब की टांगों में गोलियां मारी थी। बेगम साहिबा ने गौर से इमरान को देखा और होंठों को दायरे की शक्ल में सुकेड़ा। ओह माय गॉड, तो ये फिर पकड़ा गया। साहब जी ने आपको इसके बारे में बताया नहीं? हवालदार ने पूछा। मेरा ख्याल है कि इनको मौका ही नहीं मिला। कल शाम को मुझे किडनी का शदीद दर्द शुरू हो गया था। आज सुबह सवेरे इनको किसी छापे के लिए जाना पड़ गया। ये तो बड़ी अहम समाचार है। अगर इन्हें मौका मिलता तो मुझे जरूर बताते। उसने एक बार फिर गौर से इमरान को देखा, फिर हवालदार से मुखातिब होकर बोली, विश्वास नहीं हो रहा कि ये दोबारा सलाखों के पीछे है। और इसके साथ ये दूसरा कौन है? ये भी होगा कोई उठाई गिरा जी, ये भी पाकिस्तान ही से तशरीफ लाया है। बेगम साहिबा ने थानेदारी लहजा में कहा। अब क्या इरादे थे तुम्हारे? इमरान ने मुसमुसी सूरत बनाई। इरादे तो बड़े नेक थे जी, किसी हिंदुस्तानी लड़की को जीवन साथी बनाकर पाकिस्तान ले जाना चाहता था। मगर आपके शौहर साहब बड़ी दूर की सोच थे। इनका ख्याल था कि जब मैं हिंदुस्तानी लड़की को पाकिस्तान लेकर जाऊंगा तो उसे जरूर तंग करूंगा, हो सकता है कि मारपीट भी करूं। लिहाजा उन्होंने शादी से पहले ही मुझे एक सख्त गिर दामाद का रुतबा बख्श दिया, कि बल्कि फेंटी भी लगा दी। देखिए कितने सितम की बात है। मैंने अभी उस बीवी की शक्ल भी नहीं देखी जिस पर मैंने जुल्म करना है, और मुरम्मत मेरी पहले ही हो गई है। हवालदार ने कहा, इसे बकने की आदत है बेगम साहिबा। आपको याद होगा पिछली दफा जब इसे अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया था, इसने मजिस्ट्रेट साहब को इसलिए मजिस्ट्रेट साहिबा कह दिया था क्योंकि उनकी आवाज बहुत बारीक थी। एक नंबर का चर्ब जुबान है। बेगम साहिबा ने ऊपर नीचे सर हिला। इमरान से एक तो बातें की, फिर हवालदार को एक डॉक्टरी नुस्खा दिया और अपने लिए मेडिकल स्टोर से दवा लाने को कहा। हवालदार चला गया तो बेगम साहिबा ने हेड कांस्टेबल को बरामदे की लाइट रोशन करने को कहा। जब हेड कांस्टेबल रुख दूसरी तरफ फेर कर लाइट रोशन कर रहा था, बेगम साहिबा ने अचानक अपनी गर्म शाल के नीचे से एक मोबाइल फोन निकाला और ग्रिलदार खिड़की में से इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान एक लहजे के लिए चौंका था, फिर उसने मोबाइल लेकर चारपाई पर पड़े लिहाफ के नीचे रख दिया। हेड कांस्टेबल लाइट रोशन करके वापस हमारे पास आन खड़ा हुआ। बेगम साहिबा ने इंकशाफ अंगेज लहजा में इमरान को मुखातिब करते हुए कहा, चाहे तुम्हें जानकारी नहीं कि मनोज कुमार मर चुका है, और अक्सर लोगों का कहना है कि उसकी मौत तुम्हारे दिए हुए जख्मों से हुई है। अब तुम इंडिया आ गए हो, न सिर्फ आ गए हो बल्कि पकड़े भी गए हो। शायद इसीलिए कहते हैं जो करोगे सो भरोगे। इमरान ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाए बैठा रहा। थोड़ी देर बाद डीएसपी की तरहदार बीवी वापस चली गई। मेरे जहन में खलबली सी मची हुई थी। उसने इमरान को मोबाइल दिया था, इसका मतलब था कि वो उसे पहले से जानती है, और न सिर्फ इसे जानती है बल्कि राब्ता भी करना चाहती है। उसने हवालदार वगैरह के सामने जरूर कुछ खुरदरी बातें की थी, मगर अंदर खाने वो इमरान की हमदर्द महसूस हुई थी। ये क्या चक्कर है भाई? मैंने इमरान से सरगोशी में पूछा। ये शरीफाना चक्कर है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इमरान ने जवाब दिया। वो अभी कुछ बताना नहीं चाहता था। मैंने भी वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर में पता चल ही जाना था, और फिर यही हुआ। मोबाइल फोन ने वाइब्रेट किया। यह फोन डीएसपी की वाइफ की तरफ से था। उस पर एक मैसेज आया था, अंग्रेजी में था। इमरान ने यह मैसेज मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं की। उसका खुलासा कुछ इस तरह से था, भाईजान आपको फिर से पुलिस की कस्टडी में देखकर मुझ पर जो गुजरी है कुछ मैं ही जानती हूँ। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यह सब कुछ हो चुका है। आपको तकरीबन 2 साल बाद देखा, और वो भी इस हालत में। दिल खून के आंसू रो रहा है। कल रात मैंने आपको और आपके दोस्त को गाड़ी से उतरते देख लिया था। फिर जब कमरे में आप दोनों से मारपीट शुरू हुई तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने दर्द का बहाना किया और सज्जाद को आवाज़ दी। मैंने वक्ती तौर पर तो आपकी मुसीबत टाल दी, लेकिन यह ज़्यादा देर नहीं टलेगी। सज्जाद के इरादे खतरनाक लगते हैं। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपके लिए मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। जवाब में इमरान ने लिखा, तुम भाईजान कहकर सारा मजाक कर किरा कर देती हो। तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें इस जिनजात से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ जिसने पिछले 7-8 साल से तुम्हें कैद कर रखा है। बहरहाल ये बात की बातें, फिलहाल तो मैं इसकी कैद में हूँ। जहां तक तुम्हारी मदद की बात है तो तुम बस दुआ करो। जाती तौर पर इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। ये मेरा मामला है, मैं संभाल लूंगा। मैसेज का जवाब आया, ये आपका नहीं सरासर मेरा मामला है। आपने जो कुछ किया मेरे लिए किया, मेरे घर को बचाने के लिए किया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अगर आपकी वजह से मनोज की टांगे कटी तो वो इसी लायक था। उसने एक गंदा जुर्म किया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि सज्जाद भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से गिरफ्तारी थी। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। खुदा के लिए मुझे इस बोझ तले और ना दबाएं। मुझे बताएं आप दोबारा क्यों सज्जाद की कस्टडी में नजर आ रहे हैं, और मैं आपके लिए क्या करूं? इमरान ने लिखा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो खुदा के लिए अपने इस नाहंजार जिनजात शौहर से छुटकारा हासिल कर लो। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर मुझसे कहोगी तो मैं सर के बल हाजिर हूँ, वरना कोई मुनासिब शख्स ढूंढने में मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। जवाब आया, जब मजाक का वक्त नहीं, मेरा दिल रो रहा है। आपको बुरी तरह मारा है इन्होंने, और अभी वो और सख्ती करेंगे। मुझे पता चला कि सज्जाद आपके उन साथियों की तलाश में गए हैं जो आपके पकड़े जाने के बाद होटल पार्क व्यू से फरार हो गए थे। कम से कम आप मुझे ये तो बता दें कि इस बार आपके साथ क्या हुआ है? ये मनोज वाला मामला ही है या कुछ और है? नहीं आसमा, इस दफ़ा हम फिल्मी शख्सियात के इंटरव्यू लेने आए हैं।
इमरान ने लिखा और फिर मजीद पैगामात से बचने के लिए फोन ऑफ कर दिया। मैंने देखा खिड़की से बाहर हवालदार फयाज राइफल गोद में रखे कुर्सी पर बैठा था और ऊँग रहा था। हेड कांस्टेबल नरेंद्र के कदमों की चाप बरामदे में मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, इमरान मुझे सच से बताओ ये क्या चक्कर है, वरना क्या? यहाँ सैंड बैग नहीं है और मैं सैंड बैग की कमी तुम्हारे थोबड़े से पूरी करूंगा। मुक्के मार मार कर तुम्हारी बत्तीसी का सवा सत्यानाश कर दूंगा। इमरान कुछ देर गौर से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, क्या पूछना चाहते हो? ये डीएसपी की बीवी आसमा किस गंदे जुर्म की बात कर रही थी? क्या किया था मनोज ने? उसने एक पाकिस्तानी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था, और लड़की भी वो जो उससे 20-22 साल छोटी थी। वो हमारे सर्कस में काम करती थी, हमारे साथ ही इंडिया में शहरों में शो करने के लिए पाकिस्तान से आई थी। मनोज ने उसे वर्गलाया, उसे कोक में नशा आवर दवा मिलाकर पिलाई और उससे दस्तराजी की। ये मनोज कौन था? बंबई में मुर्ग हलीम बेचता था। राज कपूर की बहन की सास की खाला का छोटा बहनोई। इमरान फिर पटरी से उतरने लगा। मैंने उसका बाजू दबाते हुए कहा, यार एक बार मुझे शुरू से सब कुछ बताओ, मुझे परेशानी होगी ना तुम्हें। कहाँ से बताऊं? मनोज से बता दो। ये कौन था? बंबई की फिल्मी दुनिया का बंदा था। एक तो मशहूर अदाकार मनोज कुमार है, नहीं ये फिल्म साजी करता था, शायद 1-2 फिल्मों की डायरेक्शन भी दी थी। काफी खाता पीता शख्स था। ऐसे लोगों को लड़कियों की क्या कमी होती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। यह मुंबई में शो देखने आया, वहां इसकी मुलाकात हमारी टीम से हुई। इनमें जेब भी शामिल थी। लाहौर के एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। स्कूल के ज़माने में उसे जिम्नास्टिक में काम करने का शौक पैदा हुआ और शौक में वो हमारे सर्कस में आ पहुंची। जान मोहम्मद साहब ने अच्छे मुआवजे की पेशकश की और वो बाकायदा शोज में हिस्सा लेने लगी। बड़ी हंसमुख लड़की थी। मनोज से भी हंसकर बातें की उसने। बाद में मनोज ने उसे फ़ोन किया और बताया कि अगर वो फिल्मों में काम करना चाहती है तो आ सकती है। इन फिल्मी लोगों में एक जादू होता है यार, इनकी ऑफर को ठुकराना और इनके फैलाए हुए जाल से बचना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर से लड़कियों के लिए। अच्छे भले घरानों की लड़कियां इन चक्रों में फंसते हुए देखी गई हैं। बहरहाल यहाँ जो कुछ हुआ इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर जेब का भी था। हम मुंबई में करीबन 15 दिन रहे थे। वो हमें बताए बगैर मनोज से फोन पर बात करती रही और उसे मिलती भी रही। मनोज ने उसे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध की कुछ झलकियां दिखाई। एक रोज उसे साहिल पर अपने कॉटेज में ले गया। जेब की उम्र सिर्फ 16 साल थी, वो 36 साल से ऊपर का था। इसने उसके साथ ज्यादती की, इसे धमकियां दी कि अगर उसने इस बारे में अपने साथियों को बताया तो इसे जलीलो ख्वार कर देगा। इसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। जेब ने यह सब कुछ मुझे बता दिया, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैंने उसे पूछ लिया। उसने बहुत ज्यादा मिकदार में ट्रंकुलाइजर लिए हुए थे, मरने के करीब पहुंच गई थी, किसी को कुछ बताती नहीं थी। मुझे अंदाजा हो गया कि अपनी नादानी के सबब वो किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। मैंने कोशिश की और उसका दुख जानने में कामयाब रहा। अब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैं जानता था कि मनोज सिन्हा वाकई एक बड़ा आदमी है। अपने ताल्लुकात के सबब वो अपना कुछ बिगड़ने नहीं देगा और मैं उसे यूं ही छोड़ नहीं सकता था। एक दिन मैंने उसे घेर लिया। ये लंबी कहानी है, मुख्तसर ये कि रात के वक्त जब वो अपने ड्राइवर और एक फिल्मी दोस्त के साथ नशे में धुत अपनी रहाइशगाह की तरफ जा रहा था, मैंने उसे जा लिया। इसका दोस्त जख्मी होकर भाग गया, ड्राइवर ने भी भाग कर जान बचाई। मैंने मनोज के घुटनों और रानों पर 6 गोलियां मारी। उसने मेरे पांव पकड़कर जान बख्शवाई। उसके बाद के वाकयात का तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। मैं तुम्हारी तरह जेम्स बॉन्ड नहीं हूं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। पूरी बात बताओ, ये जलील मोहल तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा? और एक हामड़ में मुजरिम था और ये पुलिस वाला। इसने मेरे पीछे नहीं पड़ना था तो क्या जूही चावला या शबाना आजमी ने पड़ना था? इन दिनों ये शराबी पुलसिया बंबई ही में तैनात था। इसने मुझे पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से तो इस खबीज को खास तौर से मोहब्बत है। मनोज को गोलियां मारने और उसकी मर्सिडीज को आग लगाने के बाद मैं औरंगाबाद की तरफ निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस कार्रवाई की वजह से सर्कस के मालिक चांद मोहम्मद साहब या मेरे दीगर दोस्तों को कोई परेशानी हो। मनोज पर हमला करने से पहले मैंने किसी से कोई मशवरा नहीं किया था। ये बस मुझे अकेले की कार्रवाई थी। इसका नतीजा भी मुझे अकेले ही को भुगतना था। मैंने इमरान की बात काटते हुए कहा, पहले एक चीज क्लियर कर दो। तुमने बताया कि सज्जाद मोहल को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से खुदा वास्ते का बैर है। इसकी कोई खास वजह है? हाँ, खास वजह है। इमरान ने अपनी जख्मी होंठ से रिसने वाले खून को पूंछते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि सज्जाद का एक भाई अनवर भी था। वो भी कबड्डी का खिलाड़ी था। वो कुछ अरसे के लिए पुलिस में भी रहा। बाद में उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, मगर उस काम की आड़ में वो गलत धंधे भी करता था। वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से हेरोइन स्मगल करने का प्रोग्राम बना रहा था। इसी सिलसिले में वो इंडिया से लाहौर गया हुआ था। लाहौर में पकड़ा गया और फरार होने की कोशिश में अपने एक पाकिस्तानी दोस्त समेत पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है। सज्जाद जिस तरह का भाई है, लेकिन इसने अपने इस छोटे भाई को बाप बनकर पाला था और उसे बहुत प्यार भी करता था। इसकी मौत ने सज्जाद को तोड़ फोड़ कर रख दिया। शराब तो वो पहले भी बहुत पीता था, लेकिन अब पानी की तरह पीने लगा। वो कुछ जुनूनी सा हो गया था। अपनी बीवी आसमा से कहता था कि पाकिस्तान जाएगा, इन पुलिस वालों को कत्ल करेगा। जिन्होंने इसके भाई पर गोलियां चलाई वो इन लोगों को कत्ल न कर सका और ना ही पाकिस्तान जा सका, लेकिन इसके दिल में रोज बरोज नफरत परवान चढ़ती रही। शराब नोशी की कसरत की वजह से वो 2-3 बार नौकरी से मुअत्तल भी हुआ। वो चिड़चिड़ा और रूसीला होता जा रहा था।
बात बात पर बीवी को पीटने लगता था। इसकी औलाद कोई नहीं थी। इसका जिम्मेदार भी वो अपनी बीवी आसमा ही को ठहराता था। इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा एक बात ही से हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच टीवी पर दिखाया जा रहा था। पाकिस्तानी जीत गए। आसमा ने इतना कह दिया कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल कर जीती है। इस बात से वो भड़क उठा। चाहे तुम्हें यकीन ना आए, सज्जाद ने बीवी को मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। वो 3 दिन की हामला थी। इसका अबार्शन हो गया। इसे कई हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। इन्हीं दिनों डिप्रेशन और नौकरी की परेशानियों की वजह से सज्जाद ने खुदकुशी की कोशिश भी की। ये वो हालात थे जिनमें इसे मेरा केस मिला। मैं एक पाकिस्तानी था और मैंने बम्बई में एक बड़े प्रोड्यूसर को चांद के लाले डाले थे। सज्जाद मोहल की सारी सलाहियतें बेदार हो गई। उसने फैसला किया कि वो मेरी गिरफ्तारी के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा। मेरी गिरफ्तारी से उसे दोहरा फायदा होता। एक पाकिस्तानी को आईनी सलाखों के पीछे डालकर उसकी अना को तस्कीन मिलती, दूसरे उसकी डामाडोल नौकरी को सहारा मिल जाता और इसके साथ ही सबको दोषी के खतरात के बजाय तरक्की का परवाना उसके हाथ में आ जाता। बस यही हालात थे जिनमें मैंने सोचा कि माहौल को अपनी गिरफ्तारी देकर इसकी जिंदगी को तबाह होने से बचाना चाहिए। सो मैंने ये कर दिया। मैंने कहा, यहाँ तुम शॉर्टकट लगा रहे हो, कोई यहाँ वाकया छुपा रहे हो। सज्जाद की बीवी आसमा का इस मामले में क्या किरदार है? मेरा ख्याल है कि मुझे अनकरीब फसाद प्लस में तुम्हें नौकरी दिलाना पड़ेगी। तुम्हारी नाक बहुत लंबी होती जा रही है और तुम इसे हर मामले में घुसेड़ रहे हो। न्यूज चैनल में नौकरी के लिए असल क्वालिफिकेशन लंबी से लंबी नाक ही होती है, जो हर जायज और नाजायज मामले में घुसेड़ी जा सके। और अगर इसे घुसेड़ने में थोड़ी बहुत चोट भी आ जाए तो इसकी परवाह नहीं की जाए। मेरा तो ख्याल है कि बहुत जल्द न्यूज चैनल में नौकरियों के लिए जो इश्तिहार दिए जाएंगे वो इस तरह के होंगे। नामा निगार के लिए नाक की कम से कम लंबाई 6 इंच दरकार है, रिपोर्टर के लिए 8 इंच, सीनियर रिपोर्टर और एंकर पर्सन के लिए 10 इंच। ताहम अगर एंकर पर्सन के नथने आधा इंच से ज्यादा कुशादा हो और उसकी आंखों में शिकरे की चमक हो तो नाक की लंबाई में रायत हो सकती है, वगैरह वगैरह। तुम पटड़ी से उतर रहे हो। मैंने तुमसे आसमा के बारे में पूछा था, वो इस सारे मंजर में कहाँ से आई? बिल्कुल, ये सलाहियत भी एंकर पर्सन और दानश्वर के लिए जरूरी है। टॉक शो के दौरान में बात कहीं भी चली जाए, वो इसे फिर कान से पकड़कर वहीं ले आते हैं जहां से वो भागी थी। और मजे की बात यह है कि बात को बकाते भी वो खुद ही हैं। चलगोजों के बढ़ते हुए रेट को अमेरिका की खारजा पॉलिसी तक पहुंचा देते हैं और फिर अचानक खारजा पॉलिसी में से चलगोजे और खस्ता मूंगफली की बात निकाल लेते हैं। इसके साथ ये ऐलान भी होता है कि चलगोजों के मुसलसल महंगा होने पर रेवड़ियों के करदार का पता चला है। ताहम इसके बारे में ब्रेक के बाद बताया जाएगा। यानी तुम आसमा के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मैंने झुला कर कहा। मेरी झुलाट देकर उसने गहरी सांस ली और बोला, वो बड़ी तनाव भरी रात थी। मुझे आज तक वो सब कुछ याद है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी में बताया था ना, मैं सर्कस के मालिक जान मोहम्मद साहब से बहुत मोहब्बत करता था और अब भी करता हूँ। उनके बहुत से एहसान है मुझ पर। इस रात मुझे पता चला कि बम्बई में पुलिस एहलकार जान मोहम्मद साहब को होटल से गिरफ्तार करके ले गए हैं और सज्जाद मोहल ने थाने में इन पर तशद्दुद किया है और वो जान साहब से मेरा अता पता पूछना चाहता था। जान साहब को पहुंचने वाली तकलीफ और उनकी बेइज्जती ने मेरे दिमाग में चिंगारियां भरती। मैं इसी वक्त बम्बई वापस आया। मैंने पता क्या किया? मैंने सज्जाद मोहल को सजा देने के लिए उसकी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाने का फैसला कर लिया। इस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि सज्जाद का कोई बच्चा नहीं है। मुझे बम्बई के पोश एरिया में सज्जाद की कोठी का पता था। मैंने वहां मौजूद चौकीदार से अपना तारुफ सज्जाद के दोस्त के तौर पर करवाया और अंदर घुसने में कामयाब हो गया। सज्जाद घर में मौजूद नहीं था। घर में सिर्फ आसमा और उसकी सास थी। आसमा की सास बीमार थी और दवा खाकर सोई पड़ी थी। रो रो कर आसमा की आंखें सूजी हुई थी और वो भी चेहरे से बीमार ही नजर आती थी। उसने मुझे सज्जाद ही का दोस्त समझा और मुझे देखकर फिर रोने लगी। मुझसे कहने लगी कि मैं किसी भी तरह सज्जाद से उसकी जान बचाऊं। मेरे पूछने पर उसने बताया, DIG साहब सज्जाद से बहुत नाराज हैं। नौबत सज्जाद की नौकरी खत्म होने तक पहुंच चुकी है। सज्जाद की आखिरी उम्मीद पाकिस्तानी मुलजिम वाला केस था, लेकिन वो मुलजिम भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। आला अफसरों ने सज्जाद को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी। ये डेडलाइन परसों खत्म हो रही है। सज्जाद पहले ही बहुत दुखी है। नौकरी खत्म होने का सदमा सह नहीं सकेगा, वो खुदकुशी कर लेगा। आसमा रो रो कर बेहाल होने लगी। इमरान अपने जिस्म पर लिहाफ को दुरुस्त करने के लिए चंद सेकंड के लिए रुका तो मैंने कहा, शायद तुम ये कहने जा रहे हो कि तुमने आसमा के कहने पर अपनी गिरफ्तारी दे दी और यूं इसका सुहाग उजड़ने से बचा लिया। ये तो ड्रामाई सी कहानी लगती है। हाँ, ये ड्रामाई कहानी है। एक खुशशक्ल औरत के कहने पर एक मफरूर का खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना। लेकिन जब तुम असल बात जानोगे तो तुम्हें मजीद हैरानी होगी। पता नहीं तुम इस पर यकीन करोगे भी या नहीं। तुम सच बताओगे तो मेरे दिल को खुद ब खुद यकीन आने लगेगा, मैंने कहा। इमरान ने गहरी सांस लेकर अपनी ठोड़ी के खूबसूरत कड़े को उंगली से छुआ और बोला, आसमा जिस तरह बिलक बिलक कर मेरे सामने रोई, मेरा दिल पसेज किया। तुम जानती हो, मैंने हमेशा बुराई का मुकाबला अच्छाई से करने की कोशिश की है, नफरत का मुकाबला मोहब्बत से, गुस्से का तहम्मुल से, अदावत का दोस्ती से। मैंने उस रात अश्क बार आसमा के सामने बैठे बैठे सोच लिया कि मैं सज्जाद की इस नफरत का जवाब एक अनोखे तरीके से दूंगा जो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ रखता है। मैं उसकी अदावत और कम ज़र्फी पर एसार और ज़र्फ का वार करूंगा। मुझे अपनी कुव्वत बाजू और अंदर की सच्चाई पर भरोसा था। मुझे यकीन सा था
कि सज्जाद मोहल को गिरफ्तारी देकर भी मैं इंडियन पुलिस की गिरफ्त से बच निकलूंगा। मैंने रोती बिलखती आसमा को यकीन दिलाया कि प्रोड्यूसर मनोज कुमार की टांगों में गोलियां मारने वाला पाकिस्तानी मुलजिम जरूर गिरफ्तार होगा और सज्जाद ही उसे गिरफ्तार करेगा। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम इस कहानी को मजीद ड्रामाई करार दे दोगे। हो सकता है कि इसकी सच्चाई पर भी थोड़ा बहुत शक करने लगो। मैंने कहा है ना इमरान कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरे दिल को यकीन आना ही आना है। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिल्मों ड्रामों में लोगों की शक्लें हूबहू एक दूसरे से मिल जाती हैं और ये एक अफसानवी बात होती है, लेकिन आम जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आसमां की सूरत शबाना से मिलती है, मगर इतना जरूर कहूंगा कि उसके कद काट और चेहरे मोहरे में कुछ झलकियां ऐसी हैं जो मुझे शबाना की याद दिलाती हैं। इसकी नाक, इसके होंठ, खास तौर से उसके बोलने का अंदाज, इसके अंदर की यही झलकियां थी जिन्होंने उस रात मेरे इरादे को मजीद ताकत दी और मैं जो एक खतरनाक प्लानिंग के साथ सज्जाद मोहल के घर में घुसा था एक बिल्कुल दूसरे रुख पर चल पड़ा। मैंने अनोखा काम किया और ऐसे अनोखे काम तुम्हारा ये यार कर ही सकता है। उस रात मैंने इंस्पेक्टर सज्जाद मोहल को गिरफ्तारी दे दी थी। वहां इन दिनों में इंस्पेक्टर ही था, डीएसपी तो उसे मेरी गिरफ्तारी ने बनाया, लेकिन फिर तुम भाग गए। तुम्हारा ये यार भागने में भी माहिर है। अगर मैं सर्कस को ज्वाइन न करता तो जरूर सियासत में आ जाता। मैं सज्जाद मोहल की हिरासत से भागने की बात कर रहा हूँ। सज्जाद मोहल की हिरासत से नहीं भागा था यार, उसकी हिरासत से भागता तो फिर वो डीएसपी कैसे बनता और आत्महत्या का इरादा कैसे बदलता। ये मोहल भी अजीब केस है यार। असल में ये एक खिलाड़ी था और खिलाड़ी होने की वजह से पुलिस में भी आ गया, लेकिन इसमें असली पुलिस वालों जैसा दमखम नहीं था और ना ही शुरू में इसका मिजाज पुलिस वालों जैसा था। कोशिश के बावजूद इसे कोई कामयाबी मिली और ना ये खुद को महकमे में अच्छी तरह एडजस्ट कर सका। बाद में जब इसका भाई अनवर मोहल पाकिस्तान में मारा गया तो ये बिल्कुल ही मायूस हो गया, बल्कि देवदास बन बैठा। ये रोजाना 3 बोतल शराब पी जाता था और ये मिकदार बढ़ रही थी। एक दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका था और दूसरी दफा करने वाला था। ये वो हालात थे जिनमें मैंने इसे अपनी गिरफ्तारी का सहारा दिया और इसके कैरियर के साथ साथ शायद इसकी जिंदगी भी बचाई। लेकिन फिर अपनी जिंदगी कैसे बचाई तुमने? मैं जुडिशियल रिमांड पर जेल में था। मुझे अदालत में पेशी के बाद वापस जेल लाया जा रहा था। एक मोटे ताजे हेड कांस्टेबल ने मेरी हथकड़ी अपनी बेल्ट में उड़सी हुई थी। 3 और एहलकार भी पुलिस की गाड़ी में हमारे साथ थे। शाम के वक्त मुंबई की सड़कों पर रश बहुत होता है। हमारी गाड़ी एक पुल पर रुकी हुई थी। नीचे से नहर का पानी रवां दवा था। मैंने अचानक मोटू कांस्टेबल को अपने बाजू में जकड़ कर उठाया और कोई 40-50 फुट नीचे पानी में छलांग लगा दी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पुलिस वाले अपनी राइफलें कंधों से भी नहीं उतार सके। पानी तेज था। मोटा कांस्टेबल गोते खाने लगा। हो सकता है कि उसे तैरना आता हो, लेकिन वो इतना बदहवास था कि ठीक से तैर भी नहीं सका। पानी भी बहुत ठंडा था। ऊपर से पुलिस वाले गोली भी नहीं चला सकते थे। इनकी फायरिंग से इनका अपना साथी ही स्वर्गवासी हो सकता था। जितनी देर में वो पुल से उतरकर नहर के किनारे पहुंचते हम 100-150 मीटर आगे जा चुके थे। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैंने बेहोश मोटे को खींचकर पानी से निकाला, कंधे पर लादा और दरख्तों में घुस गया। खुशकिस्मती से करीब ही एक अम्पाला कार खड़ी थी। इसमें एक लड़का लड़की बैठे बातें कर रहे थे। लड़की के कपड़ों से पता चलता था कि दोनों मियाँ बीवी हैं और नौबयाता हैं। मैंने उनसे कहा कि ये कांस्टेबल साहब पानी में डूबकर बेहोश हो गए, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना है। नौजवान जोड़े के लिए शक की गुंजाइश नहीं थी। 2.5-3 मन का कांस्टेबल पानी में लथपथ मेरे कंधे पर बेसूद पड़ा था। नौजवान खिदमत खल्क के लिए फौरन तैयार हो गया। मैं कांस्टेबल समेत पिछली नशिस्त पर आ गया। गाड़ी फौरन रवाना हो गई। इसी दौरान में मुझे फल काटने वाली एक छुरी नजर आ गई जो फलों वाले लिफाफे के अंदर ही मौजूद थी। मैंने छुरी निकालकर लड़की की गर्दन पर रखी और शौहर साहब से कहा, अगर वो अपने हनीमून को आज की शाम यहीं पर खत्म करना नहीं चाहते तो सीधा चलता रहे सिराते मुस्तकीम पर। अब ये सारी रुदात मेरी समझ में आ रही थी। ये मेरा यार वाकई अनोखा शख्स था, बज़ाहिर चुलबुला खलंडरा, लेकिन अंदर से बहुत ही सास और संजीदा भी। एक अनजान औरत के आंसू सीधे उसके दिल पर गिरे थे और उसने औरत के जुनूनी शौहर की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी थी, जो वैसे भी हर वक्त दाव पर लगी रहती थी।